आज हम किसी एक चुनाव क्षेत्र का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुत्थी है ज़ैनापोरा की, एक ऐसी जगह जहां शासन, लोगों का भरोसा और जमीनी हकीकत, ये सब मिलकर एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। तो ये पड़ताल सिर्फ आंकड़ों की नहीं होगी, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपे लोगों की उम्मीदों और चुनौतियों की होगी। तो ये है ज़ैनापोरा, दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का एक बहुत अहम हिस्सा। सेब के बागों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर ये इलाका अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान भी रखता है। देखिए, किसी भी रणनीति को जमीन पर उतारने से पहले उस जमीन की तासीर को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ की हवा में, यहाँ के लोगों की बातों में वो सब कुछ है जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 0% 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर। अब राजनीति में 0 का मतलब सिर्फ चुनावी हार नहीं होता, इसका मतलब होता है संवाद की पूरी तरह से गैर मौजूदगी, एक ऐसा खालीपन जहां आपकी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। और यही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। और ये है दूसरा अहम नंबर, 13,233। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जीत और हार के बीच का असल फासला है। इतने वोटों से यहाँ JKNC जीती है। ये वो पहाड़ है जिस पर चढ़ना है। हर एक वोट के पीछे एक कहानी है, एक उम्मीद है। इस फासले को पाटने के लिए हर एक कहानी को समझना होगा। तो इस पड़ताल में हमारा रास्ता क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम ज़ैनापोरा की चुनौती के पैमाने को समझेंगे, फिर वहां की राजनीतिक जमीन के इतिहास को पढ़ेंगे, इसके बाद पार्टी की जमीनी ताकत और बाहरी हकीकत का विश्लेषण करेंगे, फिर एक चतुर्मुख सिद्धांत यानी एक 4 आयामी रास्ते पर बात करेंगे, और आखिर में वापसी के लिए एक ब्लूप्रिंट और डेटा को शासन में बदलने की राह देखेंगे। तो पहला पड़ाव, ज़ैनापोरा की चुनौती। काम कितना बड़ा है, इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं सही निदान के बिना सही इलाज हो ही नहीं सकता। यहाँ के आंकड़ों में एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। कुल रजिस्टर्ड वोटर 1,08,000 से ज्यादा हैं, पर वोट डालने आए सिर्फ 56% लोग। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि करीब 44% लोग वोटिंग से ही दूर रहे। जीतने वाली JKNC को कुल डाले गए वोटों का 46% से ज्यादा मिला, जबकि BJP का खाता तक नहीं खुला। तो असल लड़ाई सिर्फ विपक्ष के वोटरों को अपनी तरफ करने की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों का विश्वास जीतने की भी है जो वोट डालने ही नहीं आते। और यहाँ की जनसांख्यिकी को समझना तो सबसे जरूरी है। ज़ैनापोरा में करीब 98.5% आबादी मुस्लिम है। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी पहचान हिंदुत्व केंद्रित रही है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी और अलग तरह की चुनौती है। यहाँ पर रणनीति राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय संवेदनाओं, जरूरतों और पहचान पर बनानी होगी। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इस इलाके की राजनीतिक मिट्टी को पढ़ते हैं। आज के वोटरों के व्यवहार को समझने के लिए उनके चुनावी इतिहास का एक तरह से फोरेंसिक विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी पौधे की जड़ें हमेशा अतीत की जमीन में ही होती हैं। ये टेबल पिछले 7 चुनावों की कहानी कहती है, 1983 से लेकर 2024 तक। ये दिखाती है कि सत्ता कैसे बदलती रही। पहले JKNC का दबदबा था, फिर CPIM ने एक बार जीत हासिल की, और फिर PDP का दौर आया। BJP इस पूरी तस्वीर में लगभग न के बराबर रही है। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो लगातार विकल्प तलाशते रहे हैं। ये चार्ट, ये अपने आप में एक कहानी है। ये बहुत साफ दिखाता है कि लोगों का चुनावी प्रक्रिया में भरोसा कैसे ऊपर नीचे होता रहा है। 80 के दशक में जहां 83% तक वोटिंग होती थी, वहीं 2002 में ये गिरकर सिर्फ 28% रह गई। ये वो दौर था जब बॉयकॉट की अपीलों का बहुत गहरा असर था। इसके बाद धीरे धीरे भरोसा लौटा और 2024 में ये 56% तक पहुंचा। ये उतार चढ़ाव बताता है कि यहाँ के लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास नाजुक है और इससे लगातार कमाना पड़ता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, यहाँ किसी एक पार्टी का स्थायी राज नहीं रहा। दूसरी, जीत का अंतर कई बार बहुत कम रहा है, जैसे 1987 में सिर्फ 122 वोट, मतलब हर एक वोट मायने रखता है। और तीसरी, सबसे अहम बात, यहाँ के लोगों के लिए विचारधारा से ज्यादा जरूरी स्थानीय मुद्दे रहे हैं। नौकरी, खेती, सड़क, बिजली,
और यही हमारे संविधान की मूल भावना भी झलकती है, जो हर नागरिक को सम्मान और गरिमा का जीवन देने की बात करता है। और ये गरिमा इन्हीं बुनियादी जरूरतों के पूरा होने से ही तो आती है। इतिहास से सबक लेकर अब आज की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करते हैं। पार्टी की अंदरूनी ताकत क्या है और बाहर की दुनिया की सच्चाई क्या है। इन दोनों के बीच का तालमेल ही रणनीति की नींव रखेगा। ये स्वॉट विश्लेषण यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। ताकत है केंद्र सरकार का समर्थन और विकास का नैरेटिव। कमजोरी क्या है? किसी स्थापित स्थानीय नेता का न होना और जमीनी कार्यकर्ताओं की भारी कमी। अवसर है मौजूदा पार्टियों से लोगों की थकान और युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों से जोड़ना। और खतरा? दूसरी पार्टियों के वफादार वोटर और सुरक्षा का माहौल। चलिए इस विश्लेषण को और गहराई से देखते हैं। अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय मशीनरी बहुत मजबूत है, पर ज़ेनापोरा में स्थानीय नेटवर्क बिल्कुल कमजोर है। मतलब दिल्ली से इंजन तो मजबूत है, पर ज़ेनापोरा में उसे खींचने के लिए डिब्बे ही नहीं हैं। दूसरी तरफ बाहरी माहौल है, जैसे राजनीतिक माहौल यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, आर्थिक माहौल मतलब सेब के बाग और बेरोजगारी, और सामाजिक माहौल यानी कबीलों की पहचान। इन सभी बाहरी ताकतों के बीच ही अपनी जगह बनानी होगी। तो इन सभी चुनौतियों और सच्चाइयों को समझने के बाद सवाल उठता है कि समाधान क्या है। यहाँ हम एक चतुर्मुख सिद्धांत पेश कर रहे हैं। ये एक 4 आयामी रणनीति है जो ज़ेनापोरा की इस जटिल पहेली को सुलझाने का रास्ता दिखा सकती है। इस सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी। ऐसे गठबंधन बनाना जिसमें सब शामिल हों और उन इलाकों पर ध्यान देना जहां वोटर मन बदलते हैं। दूसरा, संगठनात्मक। पार्टी की इकाई को जमीन से, गांव-गांव से फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव। संदेश विभाजनकारी बयानबाजी पर नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरतों पर केंद्रित करना। और चौथा, संसाधन। राष्ट्रीय फंड का इस्तेमाल उन स्थानीय प्रोजेक्ट्स के लिए करना जो लोगों को दिखें और जिनका उन्हें सीधा फायदा हो। ये चारों स्तंभ मिलकर ही एक मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं। और नैरेटिव की बात सबसे अहम है। यहाँ संदेश होना चाहिए विकास, सम्मान और लोकतंत्र का। देशभक्ति को स्थानीय गौरव के साथ जोड़ना होगा। लोगों को यह महसूस कराना होगा कि विकास का मतलब उनकी पहचान को मिटाना नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करना है। एक ऐसा संदेश जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। रणनीति कागज पर तो अच्छी लगती है, पर जमीन पर कैसे उतरेगी? तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर चलते हैं जो अगले 90 दिनों में इस रणनीति को हकीकत में बदलेगा। ये एक ठोस, समय पर आधारित योजना है। किसी भी प्लान की शुरुआत लोगों की समस्याओं को सुनने से होती है। और ज़ेनापोरा के वोटरों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? बेरोजगारी और नौकरी, खेती और सेब के बागों से जुड़ी समस्याएं, और सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। हमारा हर एक कदम इन्हीं 3 मुख्य समस्याओं को हल करने की दिशा में होना चाहिए। ये 90 दिनों का एक्शन प्लान 3 चरणों में बटा है। पहले 30 दिन आकलन और संपर्क। इस दौरान पार्टी का ऑडिट होगा, शिकायतें सुनने के लिए बूथ लगेंगे और भरोसा जगाने के लिए छोटे छोटे काम शुरू किए जाएंगे। अगले 30 दिन पायलट प्रोजेक्ट्स और ब्रांडिंग। इसमें कुछ बड़े काम शुरू होंगे, टाउन हॉल मीटिंग्स बढ़ेंगी और उम्मीदवार तय हो जाएगा। और आखिरी 30 दिन लामबंदी और एकत्रीकरण। इसमें औपचारिक अभियान, बड़ी रैली और वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने का काम होगा। ये एक व्यवस्थित तरीका है जो सुनने से शुरू होकर काम करने और फिर समर्थन जुटाने तक जाता है। इस पूरे रणनीति की सफलता एक चेहरे पर टिकी है, उम्मीदवार। और उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? वो ज़ेनापोरा का ही एक स्थानीय, उदारवादी कश्मीरी मुस्लिम हो, कश्मीरी और उर्दू जबान पर उसकी पकड़ हो और छवि बेदाग हो। वो एक सेवक नेता की तरह हो, सहानुभूति रखने वाला और सबकी पहुंच में रहने वाला। एक टेक्नोक्रेटिक पृष्ठभूमि जैसे कोई इंजीनियर या MBA विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और सबसे जरूरी, उसका संदेश सेक्युलर और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, डेटा से शासन तक। ये समझना जरूरी है कि ये पूरी कवायद सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसी रणनीति बनाना जो लंबे समय तक असरदार शासन में बदल सके। तो आला कमान और उम्मीदवार को क्या करना होगा? सबसे पहले सही प्रोफाइल वाले उम्मीदवार को चुनें।
पार्टी मुख्यालय में एक स्थायी ज़ेनापुरा स्ट्रैटेजी सेल बनाएं, स्वयं सहायता समूहों के लिए छोटे अनुदानों को तेजी से मंजूरी दें और स्थानीय प्रशासन पर योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दबाव बनाएं। देखिए, जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों की निजता का सम्मान करें। भारत का डीपीडीपी कानून भी यही कहता है कि किसी की जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए सहमति ली गई है। विश्वास बनाने की ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और अंत में ये सवाल, क्या ये सिर्फ ज़ेनापुरा के लिए एक मॉडल है या इसे दूसरी जगहों पर भी लागू किया जा सकता है? क्या डेटा पर आधारित रणनीति को वाकई जनता के भरोसे और असरदार शासन में बदला जा सकता है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तय है, सही डेटा, सही नियत और जमीनी मेहनत के साथ राजनीति को जन सेवा का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया जा सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 402 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।